पीएफ के पैसे जो आपके खुद के हैं वो कब निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, कितने निकाल सकते हो, ये आपको पता है? और ये ईपीएफओ 3.0 क्या है और आजकल ट्रेंड क्यों कर रहा है? एंड फाइनली सबसे जरूरी और डेविल लाइज इन द डिटेल वाला सवाल, वो निटिग्रिटीज क्या है जो हम सब सैलरी जीवीज को जानना चाहिए। गाइज इस वीडियो के लिए ना रिसर्च करने से पहले आई इवन टू हैड नो क्लू कि एनीवे इसका शूट करने के बाद मैं सीधा जाने वाली हूँ एचआर के पास एंड आई एम श्योर कि आप भी ये वीडियो देखने के बाद यही करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपकी बेसिक सैलरी है 25,000 पर मंथ, तो हर महीने दो चीजें होती हैं। सबसे पहला तो ये कि आपकी सैलरी से 12% कटता है, यानी कि 3,000 ये जाता है आपके पीएफ अकाउंट में। और दूसरी बात कि आपकी कंपनी भी 12% डालती है, यानी कि 3,000, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एम्प्लॉयर के उस 12% में से 8.33% जाता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में यानी ईपीएस में, और बाकी 3.67% जाता है ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में। तो हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में कुछ पैसे जुड़ते हैं, इस पर इंटरेस्ट मिलता है और ये एक रिटायरमेंट सेविंग्स की तरह बिल्ड होता रहता है। इस पर इंटरेस्ट रेट है 8.15% पर एनम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026। ये हर साल चेंज होता रहता है। ये फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है और ये टैक्स फ्री है अगर आपने 5 साल सर्विस पूरी की हो तो। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो गवर्नमेंट बॉडी है जो इस सब को मैनेज करती है, यानी कि आपके प्रोविडेंट फंड को मैनेज करती है, ईपीएस को मैनेज करती है। इंडिया में इसके 30 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं। अच्छा, और ईपीएफओ सिर्फ पीएफ नहीं मैनेज करता, इसकी 3 स्कीम्स हैं। ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम, और ईडीएलआई यानी इंश्योरेंस स्कीम। तो बेसिकली ईपीएफओ आपके रिटायरमेंट का गार्जियन है, आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। ईपीएफओ समझ गए? तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इसी ईपीएफओ सिस्टम में जून 2026 में कुछ बड़े बदलाव आए हैं। 29 जून 2026 को गवर्नमेंट ने ईपीएफ स्कीम 2026 नोटिफाई किया था। 74 इयर्स पुराना फ्रेमवर्क रिप्लेस हो गया, इसने 1952 की स्कीम की अब जगह ले ली है। अब एक सेकंड रुको, हेडलाइंस पढ़कर पैनिक मत करो, और इतने सारे जो डाउट्स हैं वो यहाँ क्लियर होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारा नॉइस था। मैंडेटरी पीएफ कम हो गया है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे थे। 1800 से ज्यादा पीएफ अब वॉलंटरी है, ये भी कहा जा रहा था। तुम्हारी सैलरी बदल जाएगी, और बहुत खुश भी मत हो क्योंकि जब चाहे तब पैसा निकालो, बट सेफ्टी के साथ। और ध्यान से सुनो क्योंकि पैसे का मामला है, ये सब पार्टली सच है और पार्टली पैनिक है। एक्चुअल में 2026 स्कीम ने मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन को क्लियरली डिफाइन किया है। मैंडेटरी मिनिमम है 15,000 सैलरी पर 12% यानी कि 1800। और सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि 2026 में जो नया ईपीएफ नियम आया है वो सिर्फ पेपर्स और ऑफिशियल काम को मॉडर्नाइज करने के लिए है। बिजनेस टुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इससे आपके रिटायरमेंट के पैसे, इंटरेस्ट या विड्रॉल के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी टर्म्स हैं क्या और कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं हमें? देखो, सोशल मीडिया पर जो हवा बन रही है कि अब सिर्फ 1800 ही कट सकता है पीएफ के लिए, लेकिन ये आधा सच है और आप तो जानते ही हो कि अधूरा सच तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। एक्चुअल में नए नियम ने 2 शब्दों को साफ साफ अलग किया है, मैंडेटरी जो कानूनी जरूरी है और वॉलंटरी जो आप अपनी मर्जी से करते हो। सबसे पहले आता है कानूनी नियम यानी मैंडेटरी। कानून कहता है कि किसी भी कंपनी को अपने कर्मचारी को कम से कम 15,000 की सैलरी पर 12% पीएफ काटना ही होगा। 15,000 का 12% होता है 1800। ये एक कानूनी फ्लोर यानी कि न्यूनतम सीमा है जिसके नीचे कोई कंपनी नहीं जा सकती। अगर आपकी सैलरी मान लेते हैं कि 50,000 है और आपकी कंपनी पहले से ही आपकी पूरी सैलरी यानी कि 50,000 का 12% पीएफ काट रही थी, तो वो उसे वैसे ही काटता रहेगा। नए नियम से इस पर कोई असर, कोई रोक नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट इज वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से। अब आप अगर अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा पीएफ में डालते हैं तो वो वैसे ही डालते रहेंगे जैसे अब तक कर रहे थे। तो पैनिक मत करो, लेकिन जो चेंजेस एक्चुअली मीनिंगफुल हैं वो समझते हैं। बदलाव नंबर 1, एम्प्लॉयर की पावर कम, तुम्हारी पावर ज्यादा। पहले पीएफ निकालना था तो एम्प्लॉयर का अप्रूवल चाहिए होता था, एम्प्लॉयर ने साइन नहीं किया तो क्लेम रिजेक्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ईपीएफओ 3.0 के अंडर मेंबर्स अब मोस्ट क्लेम्स एम्प्लॉयर अटेस्टेशन के बिना ही फाइल कर सकते हैं। आधार, ओटीपी और सेल्फ सर्टिफिकेशन ही काफी है। नो एम्प्लॉयर साइन इज नाउ रिक्वायर्ड।
पहले लोगों को प्रॉब्लम होती थी जब कंपनी ने साइन करने में डिले किया, या कंपनी क्लोज हो गई, या एचआर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बदलाव नंबर 2, पहले 13 कैटेगरीज थी और अब 3 है। पहले पीएफ विड्रॉल करना था तो 13 डिफरेंट कैटेगरीज हुआ करती थी। हर कैटेगरी में अलग फॉर्म, अलग एलिजिबिलिटी और अलग अलग कंडीशंस हुआ करती थी। अब वो 13 कैटेगरीज को मर्ज कर दिया है और अब हो गई हैं 3 कैटेगरीज। पहली है एसेंशियल नीड्स, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, मैरिज। दूसरी है हाउसिंग, यानी कि आपको घर खरीदना है, बनाना है या होम लोन रीपे करना है। और तीसरी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, और इसके अंदर आता है कोई भी इमरजेंसी, इसमें रीजन एक्सप्लेन नहीं करना है, साल में 2 बार ये भी अलाउड है। ये सिंप्लीफिकेशन हेल्पफुल है। पहले लोग कंफ्यूज होते थे कि किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, लेकिन अब क्लियर है। बदलाव नंबर 3, ऑटो सेटलमेंट लिमिट। 1 लाख से बढ़कर इस लिमिट को 5 लाख रुपए कर दिया है। पहले अगर क्लेम 1 लाख तक का था और केवाईसी कंप्लीट था तो ऑटो सेटल हो जाता था। अब ये लिमिट 5 लाख हो गई है, यानी 95% क्लेम्स बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के सेटल हो जाएंगे। और इसका प्रोसेसिंग टाइम पहले वीक्स लगते थे और अगर केवाईसी कंप्लीट है तो अब 3 to 5 वर्किंग डेज में सेटलमेंट हो जाएगा। बदलाव नंबर 4, ईपीएफ स्कीम अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर। ये बड़ा लीगल चेंज है। ईपीएफ स्कीम अब 1952 के एक्ट के अंडर नहीं चलती है जो 74 इयर्स पुराना था। अब ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर है। ये इंडिया के 4 न्यू लेबर कोड्स में से एक है। आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग ईपीएफ अकाउंट, उसमें जमा सारा पैसा यानी कि बैलेंस और आपकी पुरानी सर्विस हिस्ट्री जैसी है वैसी ही रहेगी। सब कुछ बिना किसी रुकावट के आगे चलता रहेगा। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नई स्कीम में एक नया प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पैंडेमिक, एपिडेमिक या नेशनल डिजास्टर में ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस को टेम्पररीली 3 महीने तक कम या डिफर कर सकती है। ये कोविड के टाइम पर भी किया गया था, पर तब कोई लीगल प्रोविजन नहीं था। अब ऑफिशियली ये पावर लॉ में है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबसे ज्यादा हल्ला है, ईपीएफओ 3.0। ये ईपीएफओ का नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस्ड है, जो 30 करोड़ मेंबर्स के लिए सर्विसेज को फास्टर करने के लिए, पेपरलेस और मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, यूपीआई से पीएफ विड्रॉल करो। अब आप अपना पीएफ बैलेंस फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई ऐप पर डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। पैसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएंगे। लिमिट क्या है, यूपीआई से मैक्सिमम 75% बैलेंस विड्रॉ कर सकते हो, 25% हमेशा अकाउंट में रहेगा। इसके अलावा पीएफ एटीएम कार्ड यूज करो। ईपीएफओ एक डेडिकेटेड पीएफ लिंक एटीएम कार्ड इशू करेगा। जैसे बैंक का डेबिट कार्ड होता है, उसे एटीएम जाकर पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हो। स्पेशली उनके लिए यूजफुल है ये जिनके पास रिलायबल इंटरनेट नहीं है या ऐसे सोर्सेज नहीं है। एटीएम से मैक्सिमम 50% बैलेंस निकाला जा सकता है। ऑल्सो अगर केवाईसी फुल्ली कंप्लीट है, फॉर्म 19, 10, C, 31 और 72 आवर्स में ऑनलाइन क्लेम्स का सेटलमेंट हो जाएगा। ईपीएस पेंशनर्स अब इंडिया के किसी भी बैंक में पेंशन रिसीव कर सकते हैं। पहले जब बैंक चार्ज करना होता था तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर कराना पड़ता था और वो झंझट अब खत्म हो गया है। पेंशनर्स जो एल्डरली हैं या डिसेबल्ड हैं, उनके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के थ्रू घर पर ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो सकती है। ईपीएफओ खुद 50 सर्विस चार्ज देगा। पेंशनर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री होगा। देखो, ये चेंजेस जेन्युइनली गुड हैं कई मामलों में। एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी खत्म होना, 13 कैटेगरी से 3 होना, 15 लाख ऑटो सेटलमेंट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ये सब रियल इंप्रूवमेंट्स हैं। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जिन पर ऑनेस्ट बात होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि जब विड्रॉल इतना इजी हो जाएगा तो लोग नॉन एसेंशियल चीजों के लिए भी पैसा निकालने लगते हैं। पीएफ का पर्पस है रिटायरमेंट। अगर 30 to 35 ईयर्स की उम्र में ही पैसा निकाल लिया तो रिटायरमेंट पर क्या होगा। 25% फ्लोर जरूरी है, पर अगर कोई बार बार पार्शियल विड्रॉल्स करता रहेगा तो डिकेड्स में कॉर्पस सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। ये लूपहोल नहीं है टेक्निकली, लेकिन ये एक बिहेवियरल रिस्क है जो इजी एक्सेस क्रिएट करता है। डेडिकेटेड पीएफ एटीएम कार्ड्स में वही रिस्क आएंगे जो रेगुलर डेबिट कार्ड्स में होते हैं। कार्ड स्किमिंग, पिन थेफ्ट, फिशिंग अटैक्स, जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, रूरल एरियाज में उनके साथ फ्रॉड का रिस्क रियल हो जाएगा। गवर्नमेंट को पावर मिली है कि पैंडेमिक या डिजास्टर में पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस 3 महीने तक कम या डिफर कर सकते हैं। इंटेंट कोविड जैसी सिचुएशन
में रिलीफ देना है रीजनेबल है, लेकिन क्रिटिक्स का पॉइंट है कि ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस की डेफिनेशन ब्रॉड है। पैंडेमिक, एपिडेमिक, नेशनल डिजास्टर, ये इंटरप्रेट करने की पावर गवर्नमेंट के पास है और यही एक्चुअली सबसे बड़ा कंसर्न है। लोगों को डर है कि इसे बार बार उनको मिलने वाला इंटरेस्ट कम हो जाएगा, पैसा कम आएगा और सरकार अपनी मन मर्जी से इसे यूज करेगी। वेल, ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है। पहले अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो जाता था तो 2 महीने बाद ईपीएस पेंशन क्लेम कर सकता था। अब ये वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स का हो गया है। मतलब एक तरफ से तो यूपीआई वाला लड्डू दिया है और दूसरे हाथ से 36 महीने वाला क्लॉज डालकर उसे छीन भी लिया है। सरकार का कहना है कि इंटेंट है कि लोग पेंशन में रहें और जल्दी क्लेम ना करें, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। लेकिन जो भी कोई जेन्युइनली अपने पैसे निकालना चाहता है, अनएम्प्लॉयड है या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, उसे 36 महीने का वेट करना होगा अपनी ही पेंशन के लिए। एज ऑफ जून 8, 2026 टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन रेगुलरली क्लियरेंसेस पेंडिंग है। ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी अनाउंस भी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स कह रहे थे कि जुलाई 1 को लॉन्च होगा, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था। यानी जो सबसे एक्साइटिंग फीचर है उसके बारे में अभी वेट करना है। अब 1 जुलाई को जब लोग ईपीएफओ की वेबसाइट पर गए तो पता चला कि साइट तो काम कर ही नहीं रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर आउटरीच बढ़ा। According to an official notice displayed on website, the migration exercise is to enhance service delivery, improve processing efficiency and provide a better user experience. ठीक है, अब वो पार्ट जो एक्चुअली यूजफुल है। आपको क्या करना चाहिए? यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यही आपकी ईपीएफओ आइडेंटिटी है। हर जॉब चेंज पर सेम यूएएन रहता है। ईपीएफओ पोर्टल पर जाओ epfindia.government.in और अगर यूएएन एक्टिवेट नहीं है तो करो। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आधार लिंक नहीं है, पैन लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको ऑटो सेटलमेंट नहीं मिलेगा, यूपीआई विड्रॉल नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर अटेस्टेशन मैंडेटरी हो जाएगी। बेसिकली सारे नए बेनिफिट्स बंद। पोर्टल पर जाओ, मैनेज केवाईसी सेक्शन पर जाओ और चेक करो कि आधार, पैन और बैंक अकाउंट तीनों डिजिटली अप्रूव्ड शो हो रहे हैं या नहीं। उमंग ऐप डाउनलोड करो, ईपीएफओ सेक्शन में जाओ, यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करो, पासबुक लाइट में बैलेंस देख सकते हो। अगर जॉब चेंज कर रहे हो तो विड्रॉल मत करो, ये एक कॉमन मिस्टेक है। लोग जॉब चेंज करने पर पीएफ निकाल लेते हैं। इससे तुम्हारा 5 साल का सर्विस अकाउंट रीसेट हो जाता है और 5 साल से पहले निकाला तो टैक्स लगेगा। ट्रांसफर करो, 5 साल काउंट कंटिन्यू रहेगा, विड्रॉल टैक्स फ्री रहेगा और वो रिटायरमेंट पर भी टैक्स फ्री ही रहेगा। अप्रैल 2026 से फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 आया है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल थ्रेशोल्ड से कम है, आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो फॉर्म 121 ऑनलाइन सबमिट करो ताकि टीडीएस ना कटे। यूपीआई और एटीएम फीचर का वेट करो, बिकॉज इसको ऑफिशियली अनाउंस होने पर आप ईपीएफओ पोर्टल या मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर देखोगे। तब तक पुराना प्रोसेस ही आपको फॉलो करना है, इसके बाद आप इसे कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, पेंशन। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ये सेपरेट है ईपीएफ से। एम्प्लॉयर का जो 12% आता है उसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है। ईपीएस पेंशन तब मिलती है जब मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस हो और एज 58 हो या 50 इयर्स में रिड्यूस पेंशन मिल सकती है। गवर्नमेंट अभी भी मिनिमम 1000 मंथली पेंशन ईपीएस पेंशनर्स को देती है। तो ओवरऑल ईपीएफओ के इन चेंजेस को कैसे देखें? अच्छी चीजें हैं, एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी कम हुई है, प्रोसेस सिंपल हुआ है, डिजिटल हुआ है, 30 करोड़ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। ये अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं। लेकिन कुछ चीजें जो वॉच करनी है, ईपीएस का 36 मंथ का वेटिंग पीरियड जेन्युइनली कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा हार्डशिप है। गवर्नमेंट का इमरजेंसी कंट्रीब्यूशन पावर इंटेंट रीजनेबल है, लेकिन चेक्स क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए थी और यूपीआई एटीएम इजी एक्सेस कन्वीनियंट है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी है। अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को मिड करियर ड्रेन मत करना। ईपीएफओ आपका रिटायरमेंट सेफ्टी नेट है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको समझो और जो नए फीचर्स आ रहे हैं उनका सही से यूज करो। तो चलो गाइस, मैं तो जा रही हूँ एचआर के पास और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।